ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि प्रोफेशन से डॉक्टर होती है एंड यहाँ पर वो एक हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ी हुई थी जिस रूम के अंदर उसका हस्बैंड सी और उसका बेटा एबी मियाँ के साथ में होते हैं। यहाँ पर एबी मियाँ की तारीफ़ किया जा रहा था और इस फोटोग्राफ की भी जो उनकी बहुत प्यारी निकली थी। कह रहा था कि इस फोटोग्राफ को मैं घर पर रखना चाहता हूँ। तो फिर मियाँ यहाँ पर जी से कहने लग जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर जेनी यहाँ पर बुरा मान जाएगी। सी कहने लग जाता है कि अब इसका हम क्या ही कर सकते हैं, मैंने हाउसकीपर को ऑलरेडी कह दिया और वो इस फोटो को मेरी वेडिंग फोटो के साथ अलग कर देगी। ये सारी बातें जेनी सुन रही होती है एंड बाद में यहाँ पर से पास से जाने वाली नर्स भी सी और मियाँ की लवेबल लाइफ के बारे में बात करती है। दूसरा यहाँ पर एबी मियाँ से कह रहा होता है कि आप तो कितनी ज़्यादा अच्छी हो, मेरी मम्मा हमेशा मुझे पढ़ाई करने के लिए बोलती है, लेकिन आप तो यहाँ पर मुझे कितने अच्छे फूड्स और ड्रिंक्स भी देती हो। मियाँ यहाँ पर जी से कहती है कि ज़रा कुछ एबी को समझाओ, अगर ये बात जाकर उसने जेनी के सामने कह दी तो उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो वो बच्चा है, वो तो बस अपने दिल की बात कह रहा है, मैं आखिर उसकी बातों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अंदर की ओर आ जाती है जिसे देखकर जी पूछने लग जाता है कि तुम अब यहाँ पर क्या करी हो। तो फिर जेनी उसे बताती है कि मैं यहाँ पर मियाँ का चेकअप करने के लिए हूँ, लेकिन जी यहाँ पर उसे मना कर देता है। कहता है कि देखो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ तुम्हारे लिए मिलाकर बहुत ज़्यादा टायरिंग होगा, तो बेटर होगा अगर तुम ये जॉब छोड़कर घर जाकर एबी के लिए कुछ खाना पकाओगी। तो एंड यहाँ पर जेनी की जो नज़र होती है वो एबी के ड्रिंक पर चली जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे वो ड्रिंक पीने से मना करती है, लेकिन एबी यहाँ पर उसकी बातों को सुनता ही नहीं है। यहाँ पर जेनी उसे इसलिए मना कर रही होती है क्योंकि वो ड्रिंक मिल्क से बना होता है और एबी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है इस वजह से। इतने में यहाँ पर उसकी नज़र उस फोटो पर चली जाती है जहाँ पर मियाँ कहने लगती है कि जाने भी तो इस फोटो को, ये तो एक नॉर्मल रैंडम फोटो है। एबी भी उस फोटो को तुरंत उठा ही लेता है जहाँ पर जेनी चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाती एंड यहाँ पर उसका टाइम अप हो जाता है और वो घर की ओर जाने लगती है एंड उन्हें सारे रिपोर्ट्स लेने के लिए कहती है याद से। जाते जाते यहाँ पर जियो से अपनी कार की कीज देते हुए बोलता है कि तुम मेरी कार से जा सकती हो, खुद चला लेना, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे उसकी कार की कीज वापस कर देती है। कहते कि नहीं, मैं खुद ब खुद ट्रेन से चली जाऊंगी। एंड जेनी हमें यहाँ पर बताने लग जाती है कि उसकी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन वो गुस्सा 3 घंटों से ज़्यादा कभी रह ही नहीं पाई है। उसने हमेशा इन लोगों की बात मानी है और आज वो गुस्सा नहीं है, बल्कि आज उसने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया है इतने टाइम के बाद, जहाँ पर उस डिसीजन को बदलने नहीं वाली है। दूसरा यहाँ पर मियाँ जैसे कह रही होती है कि जाओ जाकर उसे बात करना, वो तुमसे रूठ जाएगी, लेकिन जी कहता है कि टेंशन मत लो, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा एबी भी यहाँ पर मियाँ से कह रहा होता है कि काश आंटी आप मेरी मम्मा होती तो मुझे बड़ा मज़ा आता। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर स्टाफ उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है एंड जैसे वो ब्रेकफास्ट का फर्स्ट बाइट लेता है वो पूरा ब्रेकफास्ट बाहर निकाल देता है। गुस्सा करने लगता है, कहता है कि ये एग्स तुमने मीडियम रेयर क्यों नहीं बनाए हैं। तो वो स्टाफ यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है, कहते कि अक्सर मैडम आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया करती थी और मुझे आइडिया नहीं था कि आपको वैसे टाइप के ब्रेकफास्ट पसंद है। मन ही मन यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि लगता है ये लड़की अभी तक गुस्सा है, इसके दिल में तो ज़रा सी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी उठता है, कहने लगता है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ, मम्मा ने तो मुझे उठाया भी नहीं और रेडी भी नहीं किया। फिर स्टाफ यहाँ पर आकर कहने लग जाती है कि आपकी मम्मा तो जॉब पर चली गई, आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं आपको उठा देती। यहाँ पर ये भी खुश हो जाता है कि उसे हैमबर्गर्स खाने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हैमबर्गर्स के बदले स्टाफ यहाँ पर उसे हैम के सैंडविचेस देती है, जिसका पहला बाइट लेते ही वो उस बाइट को भी बाहर थूक देता है। कहता है कि ये तो कितना गंदा टेस्ट कर रहा है, मुझे मेरी मम्मा के जैसे हैम सैंडविचेस चाहिए। स्टाफ कहते कि देखो हर किसी के हाथों का खाना अलग होता है, अब तुम्हारी मम्मा जैसा बनाती है वैसा तो मुझे सीखना होगा। फिर बाद में यहाँ पर जी एबी को फ़ोन देने लगता है, कहता है कि अपनी मम्मा को कॉल करो और अभी के अभी यहाँ पर खाना बनाने के बुलवाओ। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो अपना फ़ोन देखता है, जेनी ने यहाँ पर उसे एक एग्रीमेंट्स भेजे होते जो कि डाइवोर्स के पेपर्स होते, जिसे देखते ही यहाँ पर वो शॉक हो जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है एंड यहाँ पर एबी के स्कूल से कॉल आ गया था कि आखिर आज एबी स्कूल क्यों नहीं आया है। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाती है कि एबी के डैड के साथ में उसका डिवोर्स होने वाला है, तो आगे से एबी की कुछ भी बात होगी तो वो लोग सीधा जी से कर लेंगे। अनित में यहाँ पर पीछे से जी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर मियाँ आ जाती है उसे मॉरल सपोर्ट देने के लिए, कहते कि जी ज़्यादा इम्पल्सिव मत बनो। ऐसा चेहरा दिखा रही थी कि जैसे वो उनकी बहुत फिक्र करती है
है, लेकिन मनी मनी यहाँ पर वो बड़ी मुस्कुरा रही होती है इस ड्रामे को देखकर, क्योंकि इस चीज़ से तो उसी का फ़ायदा होगा। फिर बाद में जी यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि आखिर रीज़न क्या है तुम्हारा डिवोर्स लेने का, क्या तुम उस फोटोग्राफ की वजह से मुझे डिवोर्स दे रही हो। एंड यहाँ पर जेनी उसे हाँ कह देती है, क्योंकि ढेर सारे रीजंस होते हैं बोलने के लिए, लेकिन वो बोलकर क्या ही फ़ायदा है जब जेनी को यहाँ पर सॉर्ट नहीं बल्कि एंड करनी है चीज़ें। जी यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बच्ची निकली हो, तुम इतनी मैच्योर हो सकती हो मुझे बिलीव नहीं था, तुम कम से कम यहाँ पर एबी के बारे में तो सोचो। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उससे बात करने जाती है, लेकिन एबी यहाँ पर उसका हाथ हटा देता है, कहता है कि तुम मेरे से दूर जाओ, मुझे तुम चाहिए ही नहीं, मैं अपने डैडी के साथ रहना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर भी श्योर हो जाती है, कहते कि हाँ तुम अपने डैडी और अपनी आंटी या फ्यूचर मम्मिया के साथ में रह सकते हो, तुम्हारी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली होगी, और ऐसे भी मैं तुम्हारी कस्टडी के लिए यहाँ पर फाइट करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर बाद में यहाँ पर जी हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम पक्का श्योर हो, क्योंकि एक बार हमारा डिवोर्स हो गया तो फिर तुम्हें मिसेस लू का टैग नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर जेनी बोलने लग जाती है कि मिसेस लू का टैग मिलने से तो अच्छा ही है कि मैं ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँ। तो फिर उसे गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो जेनी का गला पकड़ लेता है। एंड मिया यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना करती है, जहाँ पर जी उसे गुस्से में बोलने लग जाता है कि तुम बाद में रिग्रेट करने वाली हो। लेकिन यहाँ पर जेनी उसे साफ साफ कह देती है कि रिग्रेट तो तुम करोगे ना कि मैंने अपना फाइनल डिसीजन बना लिया है। और यहाँ पर जी उसे धक्का दे देता है, जहाँ पर मिया तो बड़ी खुश हो जाती है। एंड वो तीनों वहाँ से चले जाते, जहाँ पर हम जेनी के हाथ को देखते हैं तो उसका हाथ एक पिन से लग जाता है, जिस वजह से उसमें से तो खून भी आ रहा था। एंड यहाँ पर जेनी हमें बताने लग जाती है कि ये सारी चीज़ें 3 साल की पहले से ही चल रही है, कोई एक लिमिट तक की चीज़ों को क्रॉस कर सकता है। एंड यहाँ पर तो पूरी की पूरी चीज़ें बदल ही चुकी है, तो फिर यहाँ पर इनके साथ में रहकर कुछ मतलब भी नहीं है। बाद में दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लिटिल मास्टर डैनियल को, जो कि यहाँ पर मिस्टर किम से कह रहा होता है कि मुझे एक आंटी ढूंढ कर दो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। एंड यहाँ पर जैसे ही वो भाग रहा होता है, अचानक से वो चक्कर आकर बेहोश हो जाता है, जहाँ पर गार्ड उसके पीछे भागते। किम भी उसके पीछे आने वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पर जेनी आ जाती है, जो कि उसे चेक करती है और उसे CPR देकर उठा देती है। एंड जब यहाँ पर वो उसे CPR दे रही होती है, इस चीज़ को देखकर मिस्टर किम को अपनी पास की बातें याद आती है, जब यहाँ पर वो घायल होते हुए हॉस्पिटल में आए थे। एंड तब यहाँ पर किसी ने तो उसे CPR दिया हुआ था, बट उस लड़की का शक्ल पूरी तरीके से ब्लर था, तो उसे ढंग से याद नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो आ जाता है और जेनी को थैंक यू बोलता है। जेनी कहते हैं कि तुम इसके फादर हो, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। तब किम बोलता है कि मैं इसका फादर नहीं हूँ, ये मेरा नेफ्यू है। यहाँ पर डैनियल कह रहा होता है कि आपका एक एंजल हो जिसने मेरी जान बचाई। जेनी यहाँ पर डैनियल को कहने लग जाती है कि कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल ज़रूर विजिट करना एंड फुल बॉडी चेकअप ले लेना। इतना कहकर वो जाने लगती है, जहाँ पर मिस्टर किम उसे रोकते हैं एंड उसे 1 मिलियन का रिवॉर्ड देते हैं। जेनी यहाँ पर शॉक हो जाती है। किम कहता है कि माफ़ कर देना, माना कि 1 मिलियन कम है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इस कार्ड में इतने ही पैसे हैं। एंड जेनी यहाँ पर उसे लेने से मना कर देती है। किम कहता है कि रिवॉर्ड भी है, लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूँ कि तुम घर आकर यहाँ पर डैनियल का ध्यान रखो। एंड ये सीन फिलहाल के लिए यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरा यहाँ पर जेनी चली जाती है अपना डिवोर्स पेपर को पूरा का पूरा फाइल करने के लिए। एंड यहाँ पर जी भी आया होता है मिया के साथ में, साथ साथ यहाँ पर जियो से लास्ट वार्निंग देता है, लेकिन जेनी यहाँ पर बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर देती है। साथ साथ यहाँ पर जेनी को एलिमनी में 20 मिलियन भी मिलते हैं, जिससे वो बहुत खुश थी, क्योंकि अगर वो लाइफ टाइम वर्क करेगी भी तो भी 6 साल तक वो 20 मिलियन नहीं जमा कर पाएगी। फिर बाद में यहाँ पर उनकी फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर स्टाफ उसे कहने लग जाते हैं कि आप लोगों के पास 30 दिनों का और वक्त है, और 30 दिनों के बाद आपके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, जिसे आप लेने के लिए आ सकते हो, वरना बीच में भी टाइम है जहाँ पर आप अपने इस प्रोसेस को रोक सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर मिया बोलने लग जाती है कि चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम सभी के पास 30 दिनों का तो टाइम है। लेकिन यहाँ पर ये भी आगे चला जाता है और तो यहाँ पर वो जेनी को धक्का देता है, कहता है कि ज़रूरत नहीं है वापस घर आने की, मैं आपके बिना ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो आपकी फ़ोटोज़ भी घर से करा दूंगा, मुझे तो आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। एंड यहाँ पर वो मिया और जी का हाथ एक साथ थमा देता है, कहता है कि हम तीनों बड़े मज़े से घर पर जाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी बोलती है कि ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। मिया यहाँ पर जी से कहने लग जाती है कि क्या तुम इसे चेज़ नहीं करोगे। जी कहता है कि मैं इसे चेज़ करूँगा, खुश तो इसे होना चाहिए कि इसने लू फैमिली में मेरे साथ शादी की थी, देखना खुद 2-3 दिनों बाद आएगी नींद डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, ये कहने के लिए कि अभी भी पॉज का टाइम है जहाँ पर हम डिवोर्स में पॉज ले सकते हैं, तब मैं इसे बताऊँगा। मिया यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जी को और उसके बेटे एबी को, जो भी घर पर सो रहे होते हैं। एंड कुछ टाइम बाद यहाँ पर एबी रोते हुए अपने डैड को उठाता है, क्योंकि उसे ठीक नहीं लग रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो
जेनी का कॉल लगाता है, लेकिन यहाँ पर जेनी का फ़ोन तो बंद आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे जेनी ने तो जी को ब्लॉक ही कर दिया। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टाफ को बुलाता है और मेडिसिन बॉक्स दूसने के लिए कहता है। स्टाफ कहने लग जाती है कि ये सारी चीज़ें तो मैडम को पता होती है। जी कहता है कि मुझे मैडम बुलाने की ज़रूरत नहीं है एंड खुद यहाँ पर वो मेडिसिन बॉक्स को ढूंढने लग जाता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि यहाँ पर अपने क्लोजेट को देख रही होती है और तो यहाँ पर उसे समझ आ रहा था कि ये इंसान कुछ ज़्यादा ही रिच है, यानी कि मिस्टर किम। इतने में मिस्टर किम आते हैं जहाँ पर उसकी तकरार किम से हो जाती है। तो फिर वो तो बस यहाँ पर पानी का बोतल ही ढूंढ रही थी एंड किम यहाँ पर लाइट्स को ऑन करता है। फिर बाद में यहाँ पर वो नोटिस करती है कि मिस्टर किम का हेड जो है बहुत तेज़ी से पेन कर रहा है, तो वो उसे चेक करने लगती है और उसे समझ आता है कि किम को तो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है। फिर बाद में यहाँ पर वो उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन किम उसे ना कह देता है। बट जब वो जाने लगती है तो फिर वो उसे एक मौका देता है जहाँ पर वो उसके लिए एक सेंट लेकर आ जाती है एंड कहते हैं कि इसे अपने रूम में रखना, तो मैं तुरंत ही नींद आ जाएगी। इतना बोलकर वो चली जाती है, जहाँ पर किम का असिस्टेंट में सोचने पड़ जाता है कि आज तक तो मेरे बॉस ने किसी पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन वो इस लेडी पर कितना ईजिली ट्रस्ट कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर उनका असिस्टेंट डैनियल को पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारे अंकल कहाँ पर है। असिस्टेंट को तो यहाँ पर लग रहा होता है कि शायद से वो बीमार पड़ गया होगा, लेकिन इतने में ही वो उठ कर आता है जहाँ पर उन्हें समझ जाता है कि आज तो मिस्टर किम को बड़ी अच्छी की नींद आई है। दूसरा यहाँ पर डैनियल जो होता है अपने अंकल से कहने लग जाता है कि खबरदार, अगर आपने मेरी आंटी को बुली करने की कोशिश की तो वो मेरी है और मैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगा। इतने में वहाँ पर उसकी आंटी जेनी आ जाती है, तो फिर वो उसके पास चला जाता है उसके साथ स्कूल में चलने के लिए। कहता है कि मेरा स्कूल में आज एनुअल फंक्शन है जहाँ पर मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ में डांस करना है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको लेकर चलूँ। एंड जेनी यहाँ पर उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है एंड यहाँ पर दूसरी ओर एबी भी चले जाता है जी के पास पे, जहाँ पर वो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में बताता है। कहता है कि मम्मा को भी ये डेट याद है, तो फिर मम्मा भी वहाँ पर आने वाली है। तो फिर यहाँ पर जी और ए भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जी सोच रहा था कि देखना आज तो वो आने वाली है एंड धीरे धीरे कर उसका गुस्सा पूरा दूर हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ भी आ जाती है। कहते कि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन मुझे ये डेट अच्छे से याद है। जी यहाँ पर मियाँ को वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर जेनी आने वाली थी। मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर यहाँ पर मियाँ का ध्यान चली जाता है जेनी पे, जो कि एक बच्चे के साथ होती है और उन दोनों ने एक क्लाउन के जैसा ड्रेस पहना होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे कहने लग जाते कि आखिर तुम यहाँ पर क्लाउन के ड्रेस में क्या कर रही हो, और तो ये बहुत एम्बैरेसिंग है। फिर यहाँ पर जी कॉल कर अपने असिस्टेंट को ड्रेसेस मंगवाता है। एबी भी यहाँ पर कहने लग जाता है कि मम्मा आपको तो ब्रेन्स है ही नहीं, अगर हम अंदर ऐसे जाएंगे तो फिर सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, आप हमेशा ऐसे ही करती रह जाती हो। तो फिर यहाँ पर जेनी कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं आई हूँ और ना ही जी मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। जी कहते कि अब बस भी करो, तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ताकि तुम मेरे साथ बात कर सको और चीज़ों को सॉर्ट कर सको। लेकिन यहाँ पर डैनियल कहता है कि मैंने अपनी आंटी को यहाँ पर इनवाइट किया है। फिर बाद में यहाँ पर जी उसके ड्रेस को देखकर कहने लग जाता है कि देखा मुझे छोड़ने का नतीजा क्या हुआ, तुम यहाँ पर कितने फियर से कपड़े पहन हो, मेरे साथ रहती तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पर से वो जाने लग जाती है। जी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, ऐसे भी तुम्हारी गलती थी और यहाँ पर तुम्हें इस बच्चे को लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर जेनी उसे याद दिलाती है कि हमारा डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है एंड मैंने पहले ही कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम दोनों के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ। मियाँ यहाँ पर जेनी को समझाती है कि देखो जी ये सब तो तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हें जी के ऊपर से गुस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जेनी उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है, जहाँ पर जी वापस से उसे रोकता है। कहता है कि देखो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे सीज करनी चाहिए। एबी भी कहता है कि हाँ आपके पास आखिरी मौका था मेरी मम्मा बनने का, जो कि आपने खो दिया। फिर बाद में यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती उस ड्रेस को निकालने के लिए कहता है, यानी कि क्लाउन वाले आउटफिट को, और उसे नील और कर माफ़ी मांगने के लिए कहता है। डैनियल भी यहाँ पर चिल्ला रहा होता है एंड इतने में यहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और ढेर सारी लग्जरियस गाड़ियाँ, जिसमें से हमारे मिस्टर किम बाहर निकलते हैं। मिस्टर किम को देखते ही यहाँ पर मियाँ तो शॉक हो जाती है, क्योंकि मिस्टर किम को यहाँ पर बिजनेस का डेविल बुलाया जाता है, जिसके हाथों में यहाँ पर किसी इंसान की ज़िंदगी रहती है। फिर बाद में यहाँ पर जी जो होता है उसे वो ड्रेस देने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर किम उस ड्रेस को हटा देता है। कहता है कि तो बहुत लो क्वालिटी का ड्रेस है, जो कि यहाँ पर जेनी डिज़र्व ही नहीं करती, वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करती है। एंड यहाँ पर हम ढेर सारे लग्जरियस ड्रेस और ढेर सारी लग्जरियस ज्वेलरीज को देखते हैं, जो कि यहाँ पर किम के मिनटों में ऑर्डर देने पर आई। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं एंड जी कहते हैं कि देखो ज़्यादा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे साथ चलो। जेनी कहते हैं कि वापस याद दिलाती हूँ, हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं आई हूँ।
फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। जी चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि भले तुमने न्यू इंसान को ढूंढ लिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पास वापस नहीं आने वाली हो, तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगी। एंड बाद में ये वाली ड्रेस वो मिया को दे देता है। इसके बाद में यहाँ पर मिया, जी और ए बी एंट्री ले लेते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग मिया को देखने लगते हैं। ए बी यहाँ पर मिया की तारीफ़ करता है एंड सभी लोग यहाँ पर मिया की तारीफ़ करते हैं, लेकिन तब तक जब तक यहाँ पर जेनी की एंट्री नहीं होती। जैसे ही यहाँ पर जेनी एंट्री देती है, सभी की नज़र जेनी पर ही होती है एंड मिया तो उसके सामने फीकी ही पड़ जाती है। ए बी और जी भी जेनी को देखते रह जाते हैं। जी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि आखिर इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कब से हो गई। मिया यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि अच्छा ड्रेस पहनने से कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर सभी लोग अपना टैलेंट दिखाने के लाए होते हैं। ए बी कहता है कि मेरी मम्मा को तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सी डॉक्टर ही है और घर पर खाना बनाती है। इतने में यहाँ पर होस्ट लू फैमिली को बुलाती है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, जहाँ पर मिया सॉन्ग गाने के लिए चली जाती है। फिर उसके परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर किम की फैमिली का परफॉर्मेंस होता है, जहाँ पर वो लोग स्टेज पर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर जी उसे कहता है कि देखो स्टेज से उतर जाओ, खुद को एम्बैरेस फील मत करवाओ, लेकिन यहाँ पर जेनी उसकी बातों को सुनती नहीं है। एंड यहाँ पर डैनियल और जेनी मिलकर उन सभी लोगों को मैजिक शो बताने लगते, जहाँ पर बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है। फिर बाद में यहाँ पर सभी के सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ डैनियल की आंटी यानी कि जेनी के साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे एंड यहाँ पर उन्हें जेनी बहुत पसंद आती है। सभी लोग यहाँ पर डैनियल को कहने लगते हैं कि तुम्हारी मम्मा तो बहुत अच्छी है, हमें तुम्हारे घर पर आना है। ये चीज़ को सुनते हुए ए बी जेलस फील करने लगता है एंड चला जाता है, कहता है कि ये उसकी मम्मा नहीं है, ये मेरी मम्मा है। सभी लोग यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, तुम तो पहले हमारे टॉयज़ को लेकर झूठ बोलते थे, अब यहाँ पर तुम मम्मा को लेकर झूठ बोल रहे हो। तो फिर वो सभी को बताने लग जाता है कि जेनी ये मेरी मम्मा है, ये तो बस मेरी एक आंटी ही है। सभी लोग यहाँ पर बात करने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये औरत ए बी की मम्मा बनकर कैसे आ सकती है। फिर बाद में यहाँ पर ए बी अपनी मम्मा को खींचे लगता है, कहते कि सबके सामने जस्टिफाई करो ना कि आप ही मेरी मम्मा हो। बाद में यहाँ पर मिया आ जाती है एमी के पास में और यहाँ पर वो सारा का सारा ब्लेम जेनी पर डाल देती है, कहती है कि तुम इतनी क्रूअल इंसान कैसे हो सकती हो, तुमने यहाँ पर मेरे हस्बैंड को भी सड्यूस किया, अब यहाँ पर तुम मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन रही हो। फिर यहाँ पर जेनी हंसते हुए कहती है कि तुम तो बड़ी अच्छी हो, यहाँ पर चीज़ों को पलटने के लिए। एंड सभी लोग यहाँ पर जेनी को लेकर ही बोलने लग जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर किम और तो और जी, जहाँ पर जी पूछने लग जाता है कि आगे चल क्या रहा है। तो फिर यहाँ पर मिया जेनी से कहने लग जाती है कि तुम कितनी क्रूअल इंसान हो, तुम यहाँ पर अपने बच्चे को भी रिकग्नाइज करने के लिए रेडी नहीं हो। ए भी यहाँ पर कहता है कि मम्मा मुझे आप चाहिए। तो फिर यहाँ पर जेनी भी से कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन यहाँ पर ए भी मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं मम्मा के साथ गया तो मुझे बाहर के खाना खाने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मुझसे पढ़ाई करवाएंगी। एंड यहाँ पर मिया भी कुछ कम नहीं होती, वो ए बी को पहला फुसला रही होती है कि देखो तुम्हें गेम्स खेलने है ना तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जेनी भी यहाँ पर कह देती है कि अगर आज ए बी मेरे साथ चलने के लिए रेडी है तो उसकी कस्टडी मैं ले लूँगी। जी भी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम अपने बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। जेनी कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे जैसी पागल इंसान तो कम से कम नहीं हूँ जो यहाँ पर किसी और के ऊपर ही ब्लेम डालते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जियो से लेकर उल्टा सीधा बोलने लगता है और तो और यहाँ पर मिस्टर किम उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। तो फिर यहाँ पर वो जी को धकेली देता है, जहाँ पर जी उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन मिया यहाँ पर जी की जान को बचाने लगती है, कहती है कि उसके साथ पंगा मत लो, वो मिस्टर किम है, उसके साथ पंगा लेना यानी मगर के मुंह में खुद ही हाथ डालना। तुम्हें पता नहीं है अगर यहाँ पर आके ब्लिंक कर कर अपने गार्ड्स को इशारा भी करेगा तो फिर तुम्हारा ये बॉडी एशेस में बदल जाएगा। एंड डर के मारे यहाँ पर जी कुछ कर नहीं पाता, एनीबी को अपने पास बुला लेता है। जेनी कहती कि तुम्हें अपने बेटे को कुछ मैनर्स सिखाना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो किम को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जहाँ पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पर जी जोर से कहता है कि देखना बस दिन कुछ दिन और तुम खुद ब खुद मेरे पास आओगी, वो भी रोते हुए। फिर बाद में यहाँ पर जी घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो बहुत गुस्से में होता है एंड अपने यहाँ पर टेबल से वो सारी चीज़ों को गिरा देता है। स्टाफ भी वहाँ पर आती है लेकिन वो उसे गुस्से में वहाँ से भगा देता है। फिर बाद में यहाँ पर उसे एक बुक नजर आती है एंड ये बुक होती है जेनी की, जो कि जेनी ने यहाँ पर मेडिसिन के बारे में खुद के हाथों से लिखी हुई थी। एंड उसकी फ़ोटो खींचकर यहाँ पर वो जेनी को भेज देता है, जहाँ पर जेनी उस बुक को देखकर बहुत रिग्रेट करने लगती है कि ये वाली इतनी स्पेशल बुक वो घर पर छोड़ कर आई और इस बुक को जेनी को लिखने के लिए बहुत सारे साल लग चुके थे एंड इस बुक के बिना तो जेनी कुछ भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर जियो से कॉल लगाता है, कहता है कि देखो मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी चीज़ें चलाकर फेंक दूंगा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मेरे पास आ जाओ तो ये बुक मैं तुम्हें दे दूंगा। एंड यहाँ पर जेनी उसे
खाली हाँ बोलने के लिए हाँ बोल देती है ताकि वो उसकी बुक को डिस्ट्रॉय न कर पाए। फिर यहाँ पर वो अपना दिमाग लगाना शुरू करती है एंड मिस्टर किम को कॉल करती है और उसे 1 घंटे के लिए अपने बॉडीगार्ड्स देने के लिए कहती है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाले। एंड किम यहाँ पर बिना कुछ पूछे उसे हाँ बोल देता है। जेनी बड़ी खुश हो जाती है कि मिस्टर किम कितने अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा और अपने कार्ड्स 1 आवर के लिए देने के लिए रेडी हो गए। फिर बाद में यहाँ पर किम मन में सोच रहा होता है कि आखिर जेनी को इतने गुंडे क्यों चाहिए, मैं 4 गुंडे भेजूँ, 5 भेजूँ या फिर 10 भेजूँ। यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि 5 गुंडे को ऑर्गेनाइज कर लेता है, यानी कि 5 गार्ड्स को ऑर्गेनाइज कर देता है। फिर यहाँ पर वो किम को बोलने लगता है कि आपको नहीं लगता मैडम ने अचानक से इतने सारे गुंडों को मंगवाया, तो फिर वो शायद किसी मुसीबत में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर किम बोलता है कि देखा जाएगा। और बाद में यहाँ पर वो डैनियल से पूछता है कि आखिर उसे कौन सी स्टोरी सुननी है एंड वो उसके लिए स्टोरी बुक रीड करना शुरू कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो गार्ड्स आ जाते हैं जहाँ पर जेनी उन्हें इंस्ट्रक्शन देने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर स्टाफ उसे ग्रीट करते हैं। जेनी बाद में यहाँ पर जी से कहने लग जाती है कि अभी के अभी अपने ऑफिस का कैबिन खोलो और मुझे वो बुक दे दो। जी कहता है कितनी गायबी क्या, पहले जाओ और ऊपर जाकर चेंज करो, हम सबसे पहले जाकर मूवी देखेंगे। जेनी मूवी देखने से साफ साफ मना कर देती है, कहती कि देखो ये बात तो तुम्हें भी पता है कि आखिर मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर किस चीज़ के लिए आई हूँ। जी कहता है कि देखा अभी भी तुम यहाँ पर बदली नहीं हो, बोलो मत कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है जो कि मेरे घर पर है। अगर तुमने यहाँ पर नाटक किया तो मैं तुम्हारी बुक को पूरा फाड़ कर चला दूंगा। उसके बाद उन एशेस का क्या करना है तुम खुद ही देख लेना। जेनी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर वो जी को क्या बोले। जी कहता है कि ठीक है, माना तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगती, ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की, लेकिन तुम बस यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं कहूँगा और तुम्हें वापस से मिसेस लू की फैमिली का टैग मिल जाएगा। जेनी तो यहाँ पर उससे कहने लग जाती है, लगता है तुम्हें तुम्हारी फैमिली का टैग का लेकर कुछ ज़्यादा ही घमंड है जो कि बहुत जल्दी टूट जाएगा और मैं यहाँ पर अपनी बुक लेने के लिए आई हूँ। इतना कहकर वो अंदर की ओर जाने लगती है जहाँ पर जी उसे रोक लेता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि आखिर तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इनफ पैसे नहीं दिए है ना। एंड बाद में यहाँ पर वो एक लेटर पैड को उठाता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसों को लेकर वो उड़ाने लगता है। जेनी यहाँ पर कहते कि देखो अपने पैसे अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारे पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बहुत बड़े ही बेट्रियल निकले हो। फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम बात तो ऐसे करिए कि जैसे तुम कुछ ज़्यादा इनोसेंट हो। एंड यहाँ पर वो उसे ज़बरदस्ती हक करता है, कहता है कि तुम यहाँ से जा ही नहीं सकती। इतने में यहाँ पर आ जाता है किम जो कि आधी उसे धक्का मार देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके साथ इतना फोर्सफुल बनने की। जेनी यहाँ पर किम को देखने पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे। एंड किम उसे बताता है कि डैनियल कुछ ज़्यादा ही रो रहा था और वो तुम्हें मिस कर रहा था, इस वजह से हम तुम्हें ढूंढने के लिए आ गए। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपनी पैकिंग करने के लिए बोलता है इत्मीनान से, ताकि वो लोग आराम से वहाँ से जा सके। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में जाने लगते हैं जहाँ पर डैनियल को नींद आ रही थी तो वो सो गया था। फिर बाद में यहाँ पर किम जेनी से कहने लग जाता है कि देखो अगर ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती है तो तुम मुझे कॉल करके बुला सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हेजिटेट नहीं करूँगा। जेनी कहती कि वो एक्चुअली मुझे लगा था कि तुम्हारे कार्ड्स की मदद से सब काम हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो इतने एक्सटेंड तक पहुंच जाएगा जहाँ पर वो मेरा गला ही पकड़ लेगा। फिर बाद में यहाँ पर डैनियल उसके गले पर निशान देखता है तो फिर यहाँ पर वो मेडिसिन निकाल कर उस क्रीम को उसके नेक पर लगाने लग जाता है, जहाँ पर जेनी भी सोचने पड़ जाती है कि वो इंसान जो उसके साथ सालों से था वो उसकी फिक्र नहीं करता, वो उसकी इमोशनल और फिजिकल हर्ट वाली चीज़ को देखता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर किम जिससे वो 2-3 दिन पहले मिली हुई है वो कितना ही ज़्यादा उसको लेकर केयरफुल है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे थैंक यू मास्टर कहकर कहती है, जहाँ पर किम उसे कहता है कि आखिर तुम कब तक मुझे मास्टर कहकर बुलाती रहोगी, तुम मुझे नाम से भी बुला सकती हो। और यहाँ पर जेनी उसे नाम से बुलाने लग जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसे नाम से बुलाती है मिस्टर किम के पेट के अंदर तो बटरफ्लाइज आने लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो रही होती है जहाँ पर एबी के स्टमक में बहुत ज़ोरों से पेन होता है। तो फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर जियो से लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। एंड इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है, जियो से बताने लगता है कि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो फिर यहाँ पर वो एबी के साथ नहीं रह सकता, इस वजह से ट्रस्टेबल पर्सन सिर्फ और सिर्फ मिया थी। मिया कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसका ध्यान रख लूँगी। एंड वहाँ पर जी के जाने के बाद वो गार्ड से कहती है कि इसे लेकर तुरंत ही अंदर चले जाओ। बाद में यहाँ पर वो उसके कपड़ों को चेंज करती है, जहाँ पर एबी कह रहा होता है कि उससे फ्राइड ऑक्टोपस और फ्राइड चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है। यहाँ पर वो उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है, कहते कि
हाँ बेबी, तुम जो भी कुछ मुझे लाने के लिए कहोगे मैं वो सब कुछ लेकर आऊँगी, लेकिन क्या है ना, मैं ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। काश मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन रह सकती। तो फिर यहाँ पर एबी बोलता है कि आप हमारे घर पर रहने लगो। मिया कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे डैड तो तुम्हारी मॉम के आने का इंतज़ार कर रहे। एबी बोलता है नहीं, मैं अपने डैड को समझा दूंगा। एंड यहाँ पर मिया खुश हो जाती है, जहाँ पर वो अपने स्टाफ से कहती है कि इसका ध्यान रखना, मैं घर पर जा रही हूँ। और यहाँ पर वो उसे झूठ बोलकर जाती है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कराएगी। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर मिया अपने घर पर बैठकर वाइन का बहुत मज़ा ले रही होती है। लेकिन इतने में ही उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और वो कहने लग जाती है कि यहाँ पर एबी कुछ ज़्यादा चिल्ला रहा है, आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। मिया को गुस्सा आ जाता है कि वो रात में चैन से सो भी नहीं सकती। फिर उसे तुरंत ही यहाँ पर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जहाँ पर वह नर्स को बुलाती है। नर्स यहाँ पर मिया पर ही चिल्लाती है कि ये हमारा काम नहीं है, ये आपके पेरेंट्स का काम है, यानी कि आप माँ हो तो इसे काम आपको करना चाहिए। अगर एबी को स्वेट हो रहा है तो वो स्वेट आपको पोछना चाहिए। हम यहाँ पर क्या स्वेट पोछने के लिए बैठे, हम यहाँ पर उसके मेडिकेशन के लिए बैठे। इतना कहकर नर्स वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर मिया एबी पर ही चिल्लाने लगती है। एंड सामने खड़ा जी वो सब कुछ देख लेता है। जी यहाँ पर उसे देखने लग जाता है, जहाँ पर मिया बहाने मारने वाली थी। जी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम थक गई रहोगी ना सुबह से, तो तुम घर जा सकती हो। एंड यहाँ पर मिया घर पर जाती है, जहाँ पर जी रात भर उसका ख्याल रखता है। एंड जैसे यहाँ पर वो सुबह उठता है, वो कहने लग जाता है कि आखिर आंटी कहाँ चली गई, उन्होंने कहा था कि वो टाइम तक मेरे साथ रहेंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे मेडिसिन देने लग जाता है, जो कि सूप के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर एबी रोने लग जाता है, कहता है कि मुझे मेडिसिन नहीं लेने, मुझे इंजेक्शन नहीं लेने, मुझे घर पर जाना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं रहना, मुझे हॉस्पिटल में रहकर और रोना आता है। एंड यहाँ पर वो रोने लग जाता है, जहाँ पर जी उसको चिल्लाता है तो वो और ज़ोर से रोता है। जी और ज़ोर से चिल्लाता है, तब जाकर वो रोना बंद करता है। असिस्टेंट यहाँ पर जी से कहने लग जाता है कि जब भी यहाँ पर एबी पापा को ठीक नहीं होता था तब मैडम उनका ध्यान रखती थी, तो मुझे लगता है कि एबी को मैडम की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर वो मैडम जेनी को कॉल लगाता है, लेकिन जेनी उसका कॉल पिक नहीं करती। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है कि अभी सूप पी लो, बाद में मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूँगा। एबी यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि झूठ बोलना बंद करो, जब देखो तब आप लोग मुझसे झूठ ही बोलते रहते हो। आंटी ने भी कहा था कि वो मुझसे मिलने के लिए आएंगी, लेकिन वो दोबारा आई ही नहीं। जी यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि ये मेडिसिन लेने के लिए कितने नाटक कर रहा है, तो फिर पहले ही मेडिसिन को कैसे लिया करता था। फिर जाकर यहाँ पर उसे पास की बातें याद आती है कि किस तरीके से यहाँ पर जेनी उसे मेडिसिन खिलाया करती थी। पहले भी ये भी मना करता था, बट जेनी यहाँ पर उसे पहलाती फुसलाती थी, उसके लिए सॉन्ग गाती थी। एंड जब वो मेडिसिन लेता था तो उसे गुड बाय बोला करती थी। एंड जी भी इस हैप्पी फैमिली के साथ बहुत खुश था। जी बाद में यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो अभी मेडिसिन को ले लो, बाद में मियाँ आंटी तुमसे मिलने के लिए आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एबी बोलने लगता कि नहीं, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे वो मियाँ आंटी नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर वो रोने धोने का नाटक शुरू कर देता है। जी यहाँ पर कहता है कि देखो मेरा डिवोर्स हो चुका है तुम्हारी मम्मा के पास, और वो अब तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली है। एबी कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरी मम्मा वापस चाहिए और कोई भी नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके पैंट को नोटिस करता है, तब उसे पता चलता है कि उसने तो पैंट गीली कर दी है। तो फिर यहाँ पर वो नर्स को बुलाने लग जाता है। नर्स चेक करने के बाद उसी को चिल्लाती है, कहते कि तुम पक्का इसके फादर हो ना, क्योंकि यहाँ पर ना फादर को और ना मदर को किसी को भी यहाँ पर बच्चों का ध्यान देने के लिए आता ही नहीं है। ये तो नॉर्मल बच्चों की नीड्स है जो कि एक पेरेंट्स को पूरी करनी चाहिए। इन सब के पीछे डॉक्टर्स और नर्स नहीं पड़े रह सकते। यहाँ पर जी को जेनी की याद आती है कि ये सारे काम तो जेनी पहले खुद ही किया करती थी, इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। वो सोचता है कि मुझे जेनी को इसके बारे में बताना ही होगा, क्योंकि वो भी तो इसकी मोहम्मद से जानने का पूरा हक बनता है। हक की बात तो अलग है, वो इसलिए बताना चाहता था कि जेनी वापस आकर उसका ध्यान रख सके। एंड बाद में यहाँ पर वो वापस से जेनी को कॉल लगाने लगता है। एंड इस पर जेनी यहाँ पर उससे कॉल को पिक कर लेती। फिर बाद में यहाँ पर वो एबी के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर जेनी को बहुत बुरा लगता है, तो वो वहाँ पर जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जी अपने भाषण को शुरू कर देता है, कहते कि देखो वापस आ जाओ, अगर तुम आज आए नहीं तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें एबी से कभी मिलने के लिए नहीं दूंगा और मैं तुम्हें घर पर एंट्री भी नहीं दूंगा। तो फिर यहाँ पर जेनी उसे कहते कि तुम धमकी किसे दे रहे हो, वो मेरा बेटा है इसलिए मैं वहाँ पर आने वाली थी, लेकिन मैं तो इस चीज़ को भूल ही गई कि मेरे प्यारे बेटे को तो न्यू मम्मी चाहिए थी ना, जो कि मिया है। तो फिर होपफुली तुम मिया को वहाँ पर बुला सकते हो, एंड मिया तुम्हारे बुलाने पर आ भी जाएगी, जहाँ पर वो उसकी प्यारी आंटी जो है, तो तुम्हें उसे उसकी माँ बना लो और उसे कहो कि एबी का ध्यान रखे। जी उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि देखना तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगी। जेनी बोलती कि देखो डिवोर्स की बात तो मैं बहुत पहले से ही सोच रही थी, और हाँ डिवोर्स साइन करते टाइम भी मुझे कुछ रिग्रेट नहीं था, और ना अब मुझे रिग्रेट है और ना फ्यूचर में मुझे रिग्रेट होगा। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देती है।
जी को तो यहाँ पर गुस्सा ही आ जाता है। दूसरा यहाँ पर जेनी भी ओवरथिंक करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी खाना बनाने लग जाती है और उसे एक टिफ़िन में पैक कर देती है। दूसरा हम यहाँ पर जी को देखते हैं और एबी को देखते हैं, जहाँ पर मियाँ एबी के लिए स्नैक्स लेकर आई होती है एंड वो भी बाहर के खाने, इस समय पर जब वो एबी हॉस्पिटल में हो एंड एबी को यहाँ पर वो खाने बड़े पसंद आते हैं। तो यहाँ पर वो मियाँ को थैंक यू बोलने लगता है, साथ साथ जी भी यहाँ पर मियाँ को थैंक यू बोलता है। बाद में यहाँ पर मियाँ उसे टिफ़िन बॉक्स देती है, कहते कि ये तो मैंने 5 स्टार होटल से लाया हुआ है, तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। बाद में यहाँ पर वो जी को जाने के लिए कहती है, बोलती कि मैं एबी का ध्यान रख लूँगी, लेकिन यहाँ से जी जाने से मना कर देता है एंड जाहिर सी बात है कि वो क्यों ही जाएगा, जबकि उसने सुबह देखा हुआ था कि आखिर मियाँ एबी को कैसे चिल्ला रही थी। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ उसे माफ़ी मांगने लगती है, कहती कि माफ़ कर देना, मैंने इमरजेंसी में एक टीवी शो ले लिया था जिस वजह से मैं कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और मेरा काम बढ़ता जा चुका था, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वरना मैं यहाँ पर एबी पर क्यों ही चिल्लाऊंगी। मन ही मन यहाँ पर जी सोच रहा होता है कि आखिर जेनी वापस आएगी भी या फिर नहीं। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ जो होती है जेनी को लेकर बोलने लग जाती है कि देखो अब जेनी का इंतज़ार करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसे भी एबी चाहता है कि मैं उसके साथ रहूँ एंड मुझे पता है कि जेनी अब वापस नहीं आने वाली है और तुम भी यहाँ पर जेनी का वेट कर रहे हो। लेकिन इतने में यहाँ पर जेनी उस रूम में आ जाती है। जेनी कहती कि अरे वाह, पीठ पीछे तुम मेरी कितनी अच्छी बुराई कर लेती हो, इस वजह से तुम यहाँ पर एक्टिंग फील्ड में गई हो, सामने बोले बनने का नाटक और पीठ पीछे उसे चाकू से वार करने का नाटक। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके लिए फूड लेकर आई होती है, तो वो उसे कहने लगती है कि एबी फ़िलहाल हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसे इतने हैवी फूड्स नहीं खाने चाहिए, मैं उसके लिए लाइट फूड्स बना कर लाई हूँ। एंड यहाँ पर जूद के हाथों से बर्गर ले लेता है एंड एबी से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी मम्मा के हाथ का खाना खाना है या फिर ये सारी चीज़ें खानी है। एबी कहने लग जाता है कि मुझे मेरी मम्मा के हाथ का ब्लैंड फूड बिल्कुल नहीं खाना, मुझे तो ये सारी चीज़ें पसंद है, मुझे मेरा बर्गर वापस दो, और वो बर्गर को वापस खाने लग जाता है। बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि जाने भी दो, ऐसे भी वो बच्चा है, उसकी बातों को कौन ना बोल सकता है। एंड यहाँ पर जेनी इस पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि वो बच्चा है इसलिए हमें उसे समझाना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, वो फ़िलहाल यहाँ पर हॉस्पिटल में है और तुम उसे यहाँ पर जंक फूड्स खिला रही हो ताकि वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाए। मियाँ यहाँ पर बोले बनने का नाटक करती है, कैसे कि तुम मुझे ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो। एंड यहाँ पर जी जेनी पर चिल्लाने वाला था, जेनी कहती कि ज़रूरत नहीं है एंड यहाँ पर वो डस्टबिन में अपने टिफ़िन को डालकर वहाँ से जाने वाली थी। जी कहता है कि तुम्हारे नाटक तो आजकल बढ़ते ही जा रहे, मैं समझ रहा हूँ कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, तुम मुझे रिग्रेट करवाना चाहती हो ना। जेनी यहाँ पर कहने लगती है कि अगर कोई और होता ना तो मैं उसके लिए एफर्ट्स डालती, पर तुम्हारे लिए इतने सारे एफर्ट्स कर कुछ मतलब नहीं है, और ऐसे भी मैं यहाँ पर एबी के लिए खाली खाना लेकर आई थी और कुछ भी नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे घर पर वापस जाने का। फिर बाद में मियाँ यहाँ पर आ जाती है और जेनी से कहने लगती है कि प्लीज़ जी के साथ ऐसी बातें मत करो, वो रात भर यहाँ पर हॉस्पिटल में था और कल वो दिन भर काम कर रहा था, वो बहुत थक चुका है। एंड यहाँ पर जेनी को जो सबसे पहले करना चाहिए था वो अभी यहाँ पर करती है, जो कि होता है मियाँ को थप्पड़ लगाना। एंड वो उसे कहने लग जाती है कि मुझे तो तुम्हें थप्पड़ पहले लगा देना चाहिए था, मेरी फैमिली मैटर में घुसना बंद करो। जी यहाँ पर उस पर चिल्लाता है एंड कहता है कि आखिर तुम लिमिट्स कब से क्रॉस करने लगी। जेनी कहती है कि ये तो मैंने तुमसे ही सीखा है। इतने में यहाँ पर मियाँ के असिस्टेंट कॉल का बहाना देकर उसे उस सिचुएशन से बाहर निकालती है एंड मियाँ वहाँ से चली जाती है। जेनी बाद में यहाँ से जाने लगती है। जी कहता है कि हिम्मत है तो जाकर दिखाओ एंड जेनी यहाँ पर सचमुच चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी जब अपने कैबिन में जा रही होती है वहाँ पर मियाँ आ जाती है जो उसे रोकने लगती है। जेनी कहती है कि हॉस्पिटल है, तुम्हारा कोई शूटिंग का एरिया नहीं चल रहा जो यहाँ पर तुम वापस नाटक करने के लाई हो। मियाँ को गुस्सा आता है और वो जेनी को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जेनी उसके हाथों को पकड़ लेती है। जेनी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि देखो तुम्हें तो खुश रहना चाहिए कि मैं यहाँ पर उसकी लाइफ से चली गई, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डिसीजन बना लिया कि मुझे जी की लाइफ में वापस आना है तो याद रखना जी तो तुम्हें मेरे लिए छोड़ ही देगा। यहाँ पर मियाँ गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, देख लेना जी और ये भी दोनों के दोनों मेरे पास ही आकर रहेंगे। तो वह यहाँ पर जेनी उसे बोलती कि ठीक है तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस बता रहा है, लेकिन तुम मुझे चैलेंज मत करो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। एंड यहाँ पर मियाँ गुस्से में जाने लग जाती है। जहाँ पर जेनी को कॉल आता है एंड यहाँ पर वह डॉक्टर से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी एंड यहाँ पर मियाँ उस बात को सुन लेती है। एंड मियाँ यहाँ पर एक एक्टर बनने के पहले डॉक्टर ही थी, लेकिन डॉक्टर की फील्ड में उसका कुछ काम नहीं था, इस वजह से उस एक्टिंग फील्ड में घुस गई थी। एंड यहाँ पर वो ठान लेती है कि वो भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी, जिस वजह से यहाँ पर जी और एबी उसके पास आ जाएंगे और जेनी उससे हार जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर जेनी घर पर बैठी होती है जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एबी के बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर वो एबी से मिलने के लिए बाहर निकल रही होती है।
इतने में यहाँ पर किम आ जाता है उसके लिए एक बुक लेकर, और ये बुक बेस्ड होती है एक मदर और एक सन के सेपरेशन पर, जहाँ पर बुक के थोड़े से समझ को पढ़कर वो समझ जाती है कि ये तो बस उनके सेपरेशन का प्रोसेस है, जहाँ पर जेनी को हार नहीं माननी है और अपने डिसीजंस पर टिके रहना है। तो फिर यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलती है, कहते कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें मील ट्रीट करना चाहती हूँ। किम कहते कि देखो, एज अ मैन, आई मीन एज अ जेंटलमैन मुझे तुम्हें ट्रीट करना चाहिए, तो कल तुम्हारे वर्क के बाद हम कहीं अच्छी जगह बाहर जा सकते हैं। एंड यहाँ पर जेनी कर जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर एबी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसे स्टमक में बहुत ज़ोरों से पेन हो रहा होता है। एंड यहाँ पर चिल्लाकर जी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाता है, एंड मिया यहाँ पर उस डॉक्टर को लेते हुए आ जाती है, जहाँ पर डॉक्टर एबी का चेकअप करने लगता है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि पेट दर्द तो हो गई, जब बच्चा हॉस्पिटलाइज है तब उसे इतने हैवी फूड्स खिलाने की क्या ही ज़रूरत थी। बाद में यहाँ पर मियाँ से सिखाने लगती कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जी उसे कह देता है कि मैंने तुम पर कंप्लेंट डाला, और ऐसे भी तुम थक गई रहोगी ना, तो बेटर होगा अगर तुम घर चली जाओगी। तो मियाँ यहाँ पर घर जाने से मना करती है, लेकिन जी यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कहता है कि मैडम मियाँ को अपने घर तक अच्छे से छोड़ कर आना। एंड बाद में यहाँ पर असिस्टेंट मियाँ को लेकर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर डॉक्टर जी से कहते हैं कि उसके टमी पर रब करने के लिए, ताकि सारा का सारा हैवी फूड बाहर एज अ वॉमिट के फॉर्म में निकल आए। एंड यहाँ पर ये भी वॉमिट करने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर उसके खुद के डैड जी को डिस्गस्ट फील होने लगता है। एंड यहाँ पर उसे पास की बात याद आती है, जब भी यहाँ पर एबी बीमार हुआ करता था और वॉमिट किया करता था, तब यहाँ पर बिना डिस्गस्ट फील किए जेनी उसका ध्यान रखा करती थी। फिर बाद में यहाँ पर ये भी रोने लगता है, कहता है कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं घर जाऊँगा तो उन्हीं के हाथ का खाना खाऊंगा। यहाँ पर जी मन में सोच रहा होता है कि कल मुझे उसे उस तरीके से बाहर नहीं भगाना चाहिए था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आज मैं एबी का नाम लूँगा तो वो खुद ब खुद वापस आने के लिए रेडी हो जाएगी। तो वो एबी को यहाँ पर आराम करने के लिए रहता है और खुद जेनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपनी कार से बाहर निकल रही होती है, जहाँ पर दूर खड़ा जी उसे देख लेता है एंड तुरंत उसके पास जाकर उसे बाग करने लगता है, जहाँ पर जेनी चिल्लाने लगती है। जी कहता है कि चिल्ला कह रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जेनी बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, अभी अभी मुझे छोड़ो। जी कहता है कि क्यों, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम क्या उस किम के पास चली जाओगी। जेनी कहती है कि हाँ, मुझे जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगी, और ऐसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है, अभी के अभी मुझे छोड़ो वरना मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। तो फिर यहाँ पर जी उसे छोड़ देता है एंड वो उसे याद दिलाता है कि अभी तक उनका डिवोर्स सर्टिफिकेट आया नहीं है, उसे आने के लिए अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं। तो तब तक यहाँ पर जेनी उसी की वाइफ है। जेनी कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अगर यकीन नहीं होता तो हम पुलिस स्टेशन जाकर ये बात को कंफर्म कर सकते। जी कहता है कि तुम दिन ब दिन यहाँ पर और भी बिगड़ती जा रही हो। जेनी कहती है कि हाँ क्या करें, तुम्हारे पास इतने कम पैसे जो है, तुम्हें तो कल कह रहे थे कि मुझे पैसे से प्यार है, तो फिर वो पैसे तो तुम्हारे पास मुझे नजर भी नहीं आते। जी कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो, अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, एबी तुमसे मिलना चाहता है। जेनी कहते हैं कि एबी मुझसे मिलना चाहता है, क्या तुम बाप बेटे कल के अपने एटीट्यूड को भूल गए हो, जिस तरीके से तुमने मेरे खाने को चुकराया था और इस तरीके से मेरी बुराई की थी। अब जाओ जाकर मियाँ से कहो उसका ध्यान रखने के लिए। ऐसे भी एबी को तुम्हें समझाना चाहिए, एबी को उसे उसकी रियल मॉम मिल जाएगी जो कि उसकी न्यू मॉम होगी, और तो तुम्हें भी एक न्यू वाइफ मिल ही जाएगी, भगवान भरोसे बैठे रहोगे तो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जी को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर जी घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो जेनी के बारे में सोच रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर उसे जेनी की वेडिंग रिंग मिल जाती है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पास में कभी भी जेनी अपनी इस रिंग को नहीं निकाला करती थी। भले कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वो वापस इस रिंग को वापस अपनी उंगलियों में नहीं डालना चाहेगी, क्योंकि उसे अब उसके साथ जो रिलेशन नहीं रखना है। फिर बाद में यहाँ पर वो बहुत रिग्रेट करने लगता है, जहाँ पर उसे पास की हर एक बात याद आती है कि किस तरीके से जेनी उसका ध्यान रखा करती थी, उसे मसाज दिया करती थी, उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी, साथ साथ वो घर के लिए खाना बनाती थी और घर को एक समान रखती थी एक साथ जोड़कर। एंड बाद में यहाँ पर उसे समझ आता है कि उसने कितने प्रीशियस जेम को खोया हुआ है, वो भी किसी और की वजह से। लेकिन यहाँ पर रिग्रेट कर क्या फ़ायदा, जब जेनी यहाँ पर उसे अब मिलना नहीं चाहती होगी। तो इतने में यहाँ पर उसे मिया का कॉल आ जाता है, जो कि उसे 2 दिन बाद भी कंपटीशन के बारे में बताने लगती है एंड वो जी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि उस कंपटीशन में तो जेनी भी आएगी, इस वजह से यहाँ पर वो मिया को हाँ बोल देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो इवेंट आ ही जाता है, जहाँ पर जी भी अपने बेटे के साथ आया होता है एंड जेनी यहाँ पर स्टेज पर खड़ी होकर सबको हाथ वेव कर रही होती है। तो फिर एबी को लगता है कि उसकी मम्मा उसे वेव कर रही है एंड कहता है कि मम्मा क्या हमारे साथ घर चलेंगी। जी भी यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, क्या पता आज रात को वो हमारे साथ घर आ जाए। फिर बाद में यहाँ पर होस्ट उसे उसका काम बताने लगता है, जहाँ पर जेनी की नज़र सिर्फ उस जज पर होती है, जो कि यहाँ पर सबसे ओल्ड था एंड सभी को यहाँ पर लग रहा होता है कि वो शायद से
नर्वस हो गई है। एंड यहाँ पर जी को लग रहा था कि देखा मेरी आती कैसे वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही है। फिर बाद में यहाँ पर होस्ट उसे जोन आउट वाले जोन से बाहर निकालता है। एंड यहाँ पर जेनी स्टेज के नीचे चली आती है, जहाँ पर ये भी कहता है कि मम्मा तो यहाँ पर इस कंपटीशन से भाग रही है, ये तो कितना एम्बैरेसिंग है। जेनी उससे अपना ध्यान हटाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो मिस्टर वैंग को उसके हाथों के बारे में कहती है कि आपको हॉस्पिटल चलकर एक बार चेकअप करवाना चाहिए। वैंग कहता है कि कुछ भी बोलना बंद करो, मैं तुम्हें इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर जी का असिस्टेंट भी होता है जो कि सेम ही बात कह रहा था। एंड मिया भी यहाँ पर उसे नीचे दिखाना शुरू कर देती है, कहती है कि अगर तुम यहाँ पर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती तो फिर यहाँ पर बहाने क्यों मार रही हो। जेनी यहाँ पर मिस्टर वैंग को वार्निंग देने लगती है, लेकिन यहाँ पर मिया कहती है कि देखो तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे ना यहाँ पर लोग तुम्हारी बातों का भरोसा कर लेंगे। सभी लोग यहाँ पर जेनी पर एलिगेशंस लगाने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर वो असिस्टेंट कहने लगता है कि तुम्हें तो यहाँ से बाहर निकालना ही होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बॉस की इस तरीके से इंसल्ट करने की। दोस्तों यहाँ पर जी खुशी खुशी मन में सोच रहा होता है कि आज के बाद तो जेनी की जॉब चली जाएगी, जिसके बाद जेनी को घूम फिर कर वापस से मेरे पास आना ही होगा क्योंकि वो नॉर्मल हाउसवाइफ से बन जाएगी। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट गार्ड्स को बुलाता है, जहाँ पर वो गार्ड जेनी को पकड़ लेता है। एंड सभी लोग कहते हैं कि इस लड़की को तो डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं छोड़ना चाहिए, और वो लोग उसे वहाँ से ले जाने वाले थे। लेकिन इतने में यहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो उनके गार्ड्स को हटा देते हैं। एंड ये गार्ड्स किसी और के नहीं बल्कि मिस्टर किम के ही होते हैं। एंड बाद में यहाँ पर आ जाता है उसके साथ में डैनियल भी, जहाँ पर डैनियल कहता है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था एंड मैं आज यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए आया, लेकिन लगता है ये लोग आपकी बातों को मानते नहीं है। बाद में यहाँ पर किम भी उसे पूछने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उसे मिस्टर वैंग की कंडीशन के बारे में बताने लग जाती है। और यहाँ पर वो जो चीज़ बोलती है उसके असिस्टेंट को सुनकर लगता है कि वो सारी चीज़ें तो ये सच्ची बोल रही है। फिर यहाँ पर वो कुछ कहने वाला था, लेकिन मिया यहाँ पर उसे टोक देती है और जेनी को अपोज करने लगती है। मिया यहाँ पर उसे कहती है कि तुम इस लड़की की बातों में मत आओ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी यहाँ पर इन सारे सिस्टम्स को पहचान सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये तो सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए सब कर रही है। यहाँ पर वो मिस्टर वैंग भी जेनी को सेम ही चीज़ कहते हैं। जेनी बोलती कि फेम की बातों को छोड़िए, आप अपनी हेल्थ को लेकर सोचिए। फिर बाद में यहाँ पर डैनियल कहता है कि जाने दो ना आंटी, अगर ये लोग आपकी बातों को नहीं सुन रहे तो फिर आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर यहाँ पर सी कहने लग जाता है कि बस अब बहुत हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो उसे बोलता है कि देखो अब मुझे एम्बैरस करना बंद करो, बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो, क्योंकि यहाँ पर तुम बस यहाँ पर अपना नाम खराब करने के लिए आई हो। मिया यहाँ पर भी सेम चीज़ उसे कहती है, लेकिन यहाँ पर जेनी का ध्यान बस इस पर होता है कि वैंग को कहीं कुछ हो ना जाए। फिर बाद में यहाँ पर वैंग को हार्ट पे अचानक से पेन होने लग जाता है। एंड इतने में यहाँ पर उसके असिस्टेंट को उसके हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रहे होते हैं कि वैंग को सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है, जो कि उन्होंने अभी अभी देखा है चेकअप करते टाइम। एंड बाद में यहाँ पर फटाक से स्ट्रेचर आ जाता है, जहाँ पर वैंग को वहाँ से ले जाया जाता है। सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि आखिर जेनी ये सारे सिम्टम्स को देख कैसे सकती है। बाद में यहाँ पर मिया बोलने लग जाती है कि हो सकता है उनके डॉक्टर्स ने एडवांस में चेकअप करके रखा हो और तुम्हें वो बात पता हो, और ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकती है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग यही कहते हैं कि भले ही यहाँ पर जेनी को पहले से ही सब पता हो, लेकिन वो इतनी एक्यूरेट कैसी हो सकती है। हो सकता है कि जेनी इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट हो, इस वजह से यहाँ पर उसे ये सारी चीज़ें पता हो। मिया कहते कि ये तो हो ही नहीं सकता, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर उसने कुछ तो माल प्रैक्टिस किया होगा। जेनी कहते कि देखो मैं तुम्हारी तरह बिन दिमाग की नहीं हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से मेरे पेशेंट की जो भी चीज़ें होती है मुझे अपने तक रखनी चाहिए। एंड दूसरे डॉक्टर भी ठीक वैसे ही करते। दूसरे डॉक्टर अपनी पेशेंट की बातें मुझे आखिर क्यों हुए डिस्क्लोज करेंगे, और ये बात मैंने यहाँ पर अपने ही लॉजिक से लगाई है, ना कि तुम्हारी बेबुद्धि से। फिर बाद में यहाँ पर जी कहने लग जाता कि बस अब बात हो गया, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की, इस चीज़ की वजह से यहाँ पर तमाशा खड़ा करना तुम बंद कर दो। बाद में यहाँ पर जेनी किम से माफ़ी मांगने लगती है उसका टाइम वेस्ट करने के लिए। किम कहता है कोई बात नहीं, तुम बस हर्ट नहीं हुई हो, मुझे वो देखना था। जी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो जेनी को वापस कैसे लाएगा। फिर उसे याद आता है कि जेनी को तो यहाँ से मिया से जेलसी होती है, तो क्या पता अगर वो मिया से क्लोज होने की कोशिश करे तो फिर जेनी को यहाँ पर गुस्सा आए और वो उसके साथ झगड़ा करे, जहाँ पर जी उसे नील लर्न कर माफ़ी मांगने के लिए कहेगा और बोलेगा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। एंड जेनी ठीक वैसे ही करेगी। एंड बाद में यहाँ पर वो मिया से क्लोज होना शुरू कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ भी एबी से कहने लगती कि चलो हम घर पर जाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, लेकिन यहाँ पर एबी मियाँ के साथ जाने से मना कर देता है। कहता है कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए, और वह तुरंत ही भाग जाता है डैनियल की ओर और डैनियल का और जेनी का हाथ अलग कर देता है। कहता है कि तुम मेरी मम्मा का हाथ पकड़ नहीं सकते। डैनियल कहता है कि वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। एबी बोलता है कि नहीं ये मेरी मम्मा है, मेरे डैड इस चीज़ के लिए सबूत है,
तो फिर डैनियल बोलता है कि अगर ये तुम्हारी मम्मा है तो उस दिन फन एंड फेयर के टाइम पे तुमने उनका साथ क्यों नहीं दिया, तुमने उस आंटी का साथ क्यों दिया। तो फिर यहाँ पर एबी को उसका कुछ जवाब नहीं मिलता एंड यहाँ पर वो रोना धोना शुरू कर देता है एज ए इमेच्योर चाइल्ड। एंड यहाँ पर सभी लोग बहुत हंसने लग जाते कि देखो लगता है इस बच्चे को ये आंटी को ज़्यादा ही पसंद आ गई है, इस वजह से वो उसे अपनी मम्मा बुला रहा है। एंड मियाँ बाद में यहाँ पर चली जाती है एबी के पास में और उसे ऐसा बोलने से मना करती है और यहाँ पर जी तो लिमिट ही क्रॉस कर देता है। अभी भी उसे लग रहा होता है कि जेनी उससे अटैच्ड है, तो वो उसे कहते हैं कि देखो मुझसे माफ़ी मांग लो तो फिर मैं तुम्हें घर पर वापस ला दूंगा और तो और मिसेस लू का टैग भी तुम्हें दे ही दूंगा। जेनी यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंस रही होती है। यहाँ पर उसका खाली एक ही रिस्पॉन्स होता है कि ठीक है कल हम सीधा डिवोर्स वाले ब्यूरो में मिलेंगे जहाँ पर हमारा डिवोर्स सर्टिफिकेट भी आ गया होगा और अपने बच्चे को थोड़ा समझाओ आते जाते किसी को भी मम्मा ना बोले। इतने में यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने वाला था जहाँ मियाँ उसे रोकने लग जाती है बट तुरंत ही मिस्टर वैंग का ग्रैंडसन वहाँ पर आ जाता है उसकी हेल्प मांगने के लिए। फिर बाद में यहाँ से वो किम के साथ और डैनियल के साथ में जाने लग जाती है एंड बाद में यहाँ पर उसका ग्रैंडसन जो होता है वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और उसके ग्रैंडपा का ऑपरेशन करने के लिए बोलता है। तो फिर यहाँ पर वो रेडी हो जाती है। डैनियल यहाँ पर अपने अंकल से कहता है कि हम जाकर आंटी के लिए स्नैक्स लेकर आते हैं, ऑपरेशन के बाद तो वो बहुत थक जाएंगी। तो फिर वो लोग उसके लिए स्नैक्स लेने के लिए चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो ऑपरेशन शुरू होने वाला था लेकिन यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज के थे एंड उन्हें कई सारा एक्सपीरियंस था, इसलिए यहाँ पर वो जेनी को इस ऑपरेशन में आने के पहले सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर जेनी की स्किल्स देखते हुए उन्हें समझ आ जाता है भले जेनी के पास एक्सपीरियंस ना हो लेकिन उसके पास ढेर सारा नॉलेज है जहाँ पर वो तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा काम करती है। फिर बाद में जेनी बाहर आ जाती है जहाँ पर मियाँ जेनी को पूछने लग जाती है लेकिन जेनी यहाँ पर मियाँ से कहती है इतनी फिक्र थी तो जाकर खुद ही ऑपरेट कर लेती, मेरे ऊपर क्यों डिपेंडेंट थी। जी यहाँ पर उसे चिल्लाने लग जाता है। इतने में वहाँ पर मिस्टर वैंग का ग्रैंडसन आ जाता है और तो अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछने लगता है। जी कहता है कि इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो नॉर्मली बस सर्जरी देखने के लिए गई होगी, जैसे यहाँ पर एक्सपर्ट्स बाहर आएंगे तुम उनसे पूछ सकती हो। एंड यहाँ पर तो तुम्हें किम भी आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उसे सारी की सारी ऑपरेशन की डिटेल्स देने लगती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है लेकिन कहता है कि ग्रैंडपा अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। जेनी कहते हैं कि वो लोग लास्ट प्रोसीजर को फाइल अप कर रहे होंगे बस इस वजह से। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं जहाँ पर उनका ग्रैंडसन उनके पास चला जाता है। दूसरा यहाँ पर जी को लग रहा था कि जेनी ने शायद से कुछ हेल्प नहीं की होगी, इस वजह से जेनी बहुत जल्दी बाहर आ गई। जी यहाँ पर जेनी को कहने लग जाता है कि अब तो तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। जेनी को यहाँ पर उसकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जाने लगती है जहाँ पर पीछे से सीनियर डॉक्टर्स आते हैं और उसे रोकने लगते हैं। जी को लगता है कि अब तो इसने कुछ गड़बड़ की होगी लेकिन सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर उसे प्रेज कर रहे होते हैं क्योंकि जेनी के पास में रेयर टैलेंट होता है। यहाँ पर एक डॉक्टर जी को रिकग्नाइज करता है, कहता है कि ये तो तुम्हारी वाइफ है ना, तो फिर प्लीज़ उससे कहो कि मेरे साथ काम करे। एंड यहाँ पर इतने में आ जाता है वो ग्रैंडसन जो कि आती है जेनी को बो डाउन करके थैंक यू बोलता है। जेनी कहती कोई बात नहीं, ये करना तो मेरा फ़र्ज़ है और वो उसे कहता है कि फ्यूचर में कभी भी आपको हेल्प लगेगी तो मैं आपको कभी भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। एंड यहाँ पर डैनियल और मिस्टर किम जेनी को प्रेज करने लग जाते हैं। फिर बाद में ये भी यहाँ पर उनसे कहता है कि चलो हमने आपके लिए बहुत डिलीशियस फूड लाया। तो फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर मियाँ सोच पड़ जाती है कि ये ऑपरेशन तो ओल्ड एज पीपल वालों के लिए भी मुश्किल पड़ता है, लेकिन अगर इसने इस ऑपरेशन को इतना ईजिली कैसे कर लिया, मुझे ये बात तो खुद ब खुद ही समझ ही नहीं आ रही है। बाद में यहाँ पर डैनियल जेनी से कहने लगता है कि हमने 5 स्टार रेस्टोरेंट से खाना तो लाया लेकिन मुझे आपके हाथों का खाना ट्राई करना है और मुझे आपके हाथों के खाने शायद से बहुत पसंद आएंगे और ऐसे भी अंकल ने कुछ खाया नहीं है, अब उनके लिए भी बना सकती हो। जेनी कहती कि क्यों नहीं, अगर तुम्हारे अंकल मुझे अलाउ करेंगे तो मैं तुम दोनों के लिए रोज़ कुक करूँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर डैनियल खुश हो जाता है, किम को कोई एतराज़ भी नहीं होता। फिर वो लोग घर चले जाते जहाँ पर जेनी उनके लिए खाना बना रही होती है एंड वो दोनों बड़े एडोर वाली नज़रों से जेनी को देख रहे होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो तुम्हें मुझे बोल सकती हो। डैनियल कहता है कि पूछना क्या है, जाकर खुद ब खुद हेल्प करो। एंड यहाँ पर वो उसे किचन में ला देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे काम करा तो जेनी बोलने लग जाती है कि तुम्हें देख के कर ही लगता है कि तुम पहली बार ये सब करते हो। तो फिर किम बोलता है कि नहीं, पहली बार थोड़ी ना कर जाओ, मैं तो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। जेनी कहते हैं कि अक्सर बच्चों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता होगा, ऐसी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। किम कहता है कि हाँ,
मुझे पता ही नहीं है कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। जेनी बाद में यहाँ पर उसे टिप्स देने लग जाती है, लेकिन फिर बोलती है कि टिप्स की तो तुम्हें ज़रूरत है नहीं, तुम्हारे पास पैसा है और साथ ही साथ तुम्हारे पास हैंडसम सा जो फेस है, कोई भी लड़की तुम्हें हाँ बोल देगी। इस बात को सुनकर किम सोच में पड़ जाता है। बाद में यहाँ पर उनका खाना रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर डैनियल बोलता है कि आपने मशरूम्स बनाया है। अंकल तो मशरूम्स को खाते नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके अंकल तो मशरूम्स को बड़े मज़े से खा रहे थे। जेनी कहती कि ज़बरदस्ती खाने की ज़रूरत नहीं है। किम कहते कि नहीं, ये ऑलरेडी बहुत टेस्टी है। एंड यहाँ पर वो लोग हैप्पी फैमिली की तरह लंच करने लगते हैं। लंच करने के बाद यहाँ पर डैनियल बोलता है कि आप दोनों ने खाना बनाया और एज अ मैन मैं यहाँ पर डिशेस को वॉश करूँगा। एंड यहाँ पर वो अपने अंकल को इशारे करता है ताकि वो उसकी आंटी के साथ में पर्सनली बात कर पाए। फिर बाद में यहाँ पर किम से पूछने लग जाता है कि 2 दिन बाद तुम्हें अपना सर्टिफिकेट लेने जाना है, तो मैं सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। जेनी को रीज़न समझ नहीं आता तो वो उसे क्यों पूछ लेती है। किम उसे समझाता है कि देखो तुम्हारा डिवोर्स वाला सर्टिफिकेट मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाएगा और वो कहीं कुछ करना दे, इस वजह से बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं चलना चाहता हूँ। एंड जेनी यहाँ पर हाँ बोलकर उसे थैंक यू बोलने लगती है। और यहाँ पर डैनियल को बड़ा अफसोस होता है कि उसने यहाँ पर फ्री टाइम उन्हें कुछ अच्छी बातें करने के लिए की थी, न कि ये सारी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस ब्यूरो में पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिस्टर किम अपनी कार में ही बैठे हुए होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर पेपर्स पे साइन करने का टाइम आ जाता है एंड जेनी यहाँ पर फियरलेसली साइन करती है। इसे देखकर जी जो है साइन नहीं करता, कहता है कि तुम इतनी श्योर हो क्या जो फटाफट साइन किए जा रही हो, अभी भी मौका है, हम घर जा सकते हैं। तुम्हें पता है ना सिग्नेचर करने के बाद हमारा यहाँ पर डाइवोर्स हो जाएगा, जहाँ पर हम दोनों का रिलेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जेनी कहते कि देखो मैं तो सोच लें, मुझे उस इंसान के साथ रहना ही नहीं जिस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती और वो मुझे लेकर लॉयल ना हो। और इनकी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं। बाद में किम यहाँ पर जी को सीधा साइन करने के लिए बोलता है, जहाँ पर जी गुस्से में साइन कर देता है एंड वो लोग यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर ये भी बहुत खुश होता है एंड सोचने लग जाता है कि लगता है अब मुझे ही बोलना पड़ेगा, ये दोनों तो एक दूसरे से बोल नहीं पाएंगे। दूसरा यहाँ पर जी बड़े गुस्से में खड़ा था, जहाँ पर मियाँ खुश थी और वो उससे बातें की जा रही थी। जी गुस्से में आकर मियाँ को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है। दूसरा यहाँ पर ए भी आंटी को बोलता है कि अब तो आप सिंगल हो और मेरे अंकल भी सिंगल है, तो फिर क्यों ना आप दोनों यहाँ पर। बाद में यहाँ पर वो मना कर देती है, कहते कि उसके लिए लव होना ज़रूरी है, ज़बरदस्ती यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर फाइनली वो उसे अपनी फीलिंग्स से कन्फेस करता है, कहता है कि मैं तुमसे अभी नहीं मिला हूँ, मैं तुमसे 6 साल पहले मिला हूँ जब तुमने मेरी जान बचाई थी। एंड यहाँ पर वो उस इंसिडेंट के बारे में उसे बताने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उसे कहती कि ठीक है हम इस चीज़ को कंसिडरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश डैनियल हो जाता है। फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो